स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 909 आपका इंग्लिश पेडागोगी का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखते हैं आपके एग्जाम का जो ये क्वेश्चन था इसके क्या करेक्ट आंसर होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ मल्टीग्रेड क्लासरूम इज। तो मल्टीग्रेड का मतलब तो आप जानते हो, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका इम्प्रूव करता है लर्निंग को, साथ ही साथ ईजी टू यूज भी है, और साथ ही साथ स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी सही करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल द अबव। डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सेड दैट रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। तो भैया ये स्टेटमेंट जो है ना, हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक यानी कि फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि जो रीडिंग है एक फुल मैन को बनाता है। तो ये स्टेटमेंट देने वाले थे हमारे सर फ्रांसिस बेकोन। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन विच मेथड द टीचर फर्स्ट टेक्स और प्रेजेंट्स द एग्जाम्पल देन कम्स ऑन द थ्योरी और कॉन्सेप्ट। तो आपको अच्छी तरह से पता तो होगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ NCF 2005। NCF के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द स्टडी इन स्टूडेंट्स और टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द लेवल, ये दोनों ही सही हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इवैल्यूएशन इज द अप्रेजल ऑफ pupils प्रोग्रेस in attaining goals set by the school in class and himself. This definition is given by। तो ये डेफिनेशन जो है ना, हमारे को देने वाले थे मिस्टर एम ली। ठीक है, क्या थे, मिस्टर एम ली। तो यहाँ पर जेम्स एम ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे उनका सरनेम दिया गया है, इनका पूरा नाम है जेम्स एम ली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, जो कि आपका फिलअप्स है, जिसमें ऑप्शंस आपके साथ अवेलेबल कराए गए थे। तो यही हमारा जो है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। डैश इज ए टेक्निक ऑफ क्विकली लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिवली रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मास ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये टेक्निक जो है इसमें क्या है, क्विकली लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब ढूंढते हैं किसी भी पैराग्राफ से या किसी भी एक सेलेक्टिव फैक्ट या आइडिया में से, तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है स्कीमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्कीमिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है, चैप्टर 3.1.2 ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड विद। तो 3.1.2 जो है ये वाला आपका चैप्टर, जो NCF 2005 का है, इस चैप्टर में फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग की बात हुई है। तो यहाँ पर जो है हमारा मदर टंग तो लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, फर्स्ट लैंग्वेज। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इसमें फिर से आपसे उसी चैप्टर से या उसी पैराग्राफ से या उसी बोल सकते हैं आप, NCF से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है NCF के 3.1.3 में जो है ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड विद। तो ये 2005 में जो यहाँ पे दिया गया है चैप्टर 3.1.3 किससे रिलेटेड है, तो ये है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सभी लोग कमेंट करना कि आपके कितने बेहतरीन जवाब हुए हैं। और यहाँ पे डी पोर्शन में पूछा गया, ए वर्ड मस्ट बी यूजफुल एवरीवेयर, दिस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी इज। तो जब ये मस्ट बी यूजफुल एवरीवेयर, तो यहाँ पर जब एवरीवेयर बोल दिया तो ये यूनिवर्सलिटी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिवर्सलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सार्वभौमिक। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सैड दैट
राइटिंग हैज़ एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन स्कूल। तो किसने कहा कि राइटिंग जो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू रखता है स्कूल में? तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा एम गॉर्डर। तो ठीक है, यहाँ पर एम गॉर्डर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आपका इसमें करेक्ट होना था। अब बढ़ते हैं, ये एम गॉर्डर जो है ये हमारे एस एम गॉर्डर पूरा नाम इनका है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी हम छोटे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपने क्या लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे इसने वर्ड लिखा है कि सिंगल सेंटेंस में आपको आंसर देना है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनमें से सारे में तो सिंगल आंसर्स दे ही नहीं सकते हैं आप। केवल एग्जामिनर ने लिख दिया है कि सिंगल वर्ड में सिंगल सेंटेंस में आंसर दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। राइट एनी टू मेरिट्स, जब टू मेरिट्स बोल रहा है तो ये एक सिंगल सेंटेंस में नहीं आएगा, कम से कम दो सेंटेंस बन जाएंगे जब टू मेरिट्स की बात कर रहे हैं। ऑफ एक्टिव लर्निंग मेथड, एक्टिव लर्निंग मेथड के दो मेरिट्स जो हैं वो हमें लाभ बताने हैं। तो देखिए ये क्या क्या करता है, इनकरेजेस करता है रिस्क टेकिंग में, ठीक है, इंक्रीज करता है इंगेजमेंट को, इंप्रूव करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, मेक करता है टेक मोर पावरफुल, जो है टेक्नोलॉजी को मेक करता है, अच्छा पावरफुल बनाता है, और स्पार्क्स क्रिएटिव थिंकिंग, और जो है ये क्रिएटिव थिंकिंग भी स्पार्क करता है, ठीक है, जगाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, जोखिम लेने में प्रोत्साहित करता है, ठीक है, साथ ही साथ इंक्रीजेज इंगेजमेंट, यानी इंगेजमेंट मतलब जुड़ाव बढ़ाता है, आलोचनात्मक सोच में सुधार करता है, तकनीक को और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है, रचनात्मक सोच को जगाता है। तो इस तरह से आपने इनमें से लिखे हैं कोई भी दो पॉइंट, या फिर इसके अलावा भी हैं, उनमें से भी अगर आपने मिलता जुलता समझ लीजिए कि क्या लिखना था, तो आपका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर बी पे। ए हो गया, बी देखते हैं। राइट एनी टू कॉजेज, अब दो कारण आपको बताने हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है जो मतलब हम व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है, इसके दो कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो आनुवांशिक ही हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका हिंदी। दूसरा हो सकता है एनवायरनमेंट कैसा है, तो एनवायरनमेंट भी जो है पर्यावरण है बच्चे का। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट रेस एंड नेशन, तो यहाँ पर जो है नस्ल राष्ट्र का प्रभाव, जाति का प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने लिखा है, हिंदी में बता दिया ताकि बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो यहाँ से थोड़ा समझ पाएंगे। सेक्स डिफरेंसेस जो है, जानते ही लिंग भेद है, वो भी क्या है, इंडिविजुअल में जो है डिफरेंस पैदा करता है। एज एंड इंटेलिजेंस, यानी कि आयु और बुद्धि भी जो है उनको भिन्नता पैदा करती है। साथ ही साथ टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, स्वभाव और भावनात्मक स्थिरता, ये भी जो है आपका डिफरेंस पैदा करता है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने ये लिखे हैं, इनमें से कोई भी आपको दो लिख देने थे, और आपने इससे मिलते जुलते लिखे हैं तो भी आपका सही है। आते हैं सी सेक्शन पे। हु सेड द पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, तो किसने कहा है कि पोइट्री जो है ये बेस्ट वर्ड्स हैं अगर उनको सही ऑर्डर में लगाया जाए? तो इनको कहा था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगर आप टेलर भी लिखते हैं तो भी सही है, सैमुअल लिखते हैं तो भी सही है, कॉलरिज लिखते हैं तो भी सही है, तो आप तीनों में से कुछ भी लिख के आए हैं तो आपका सही है। आते हैं डी पोर्शन पे। तो इसमें पूछा जाएगा व्हाट एक्सरसाइजेस कैन बी डन फॉर गाइडेड कंपोजिशन, तो गाइडेड कंपोजिशन के लिए कौन से एक्सरसाइजेस करते हैं? तो हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, ओरल प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग कंपोजिशन करते हैं, और करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि विषय का चयन किया जाता है, तैयारी की जाती है, मौखिक अभ्यास किया जाता है, लेखन रचना की जाती है, और गलतियों में सुधार किया जाता है। ये जो एक्सरसाइजेस करते हैं कौन किसके लिए? जो गाइडेड कंपोजिशन है उसके लिए। अब आते हैं हम ई पार्ट पे। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का सिंपल सा डेफिनेशन बता देना था। पोर्टफोलियो का डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, पहले पेपर से लास्ट पेपर तक चलता ही आया है, हर बार कभी हिंदी में पूछा है कभी इंग्लिश में पूछा है, तो आप जो हिंदी में याद कर रहे थे उसको इंग्लिश में बना के लिख देना था। तो ये पोर्टफोलियो इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड रिलेटेड मटेरियल्स, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है? कलेक्शन होता है स्टूडेंट का, जो भी उसने स्टूडेंट ने अपना काम किया उसका, और साथ ही साथ रिलेटेड जो मटेरियल है स्टूडेंट से संबंधित उसको शो करता है, जो उसकी एक्टिविटीज़ है, उसके अचीवमेंट है और ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इन सभी को पोर्टफोलियो में दर्शाया जाता है। यानी कि पोर्टफोलियो एक स्टूडेंट के सारा ब्यौरा दे देता है, उसके शिक्षा की स्थिति का, उसके परफॉर्मेंस का, और उसका जो भी रिजल्ट है वो कैसा स्टूडेंट है, सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, एक पोर्टफोलियो छात्र कार्य यानी कि स्टूडेंट वर्क एंड और अन्य संबंधित सामग्रियों का व्यवस्थित संग्रह है, जो गतिविधियों, उपलब्धि और समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में आप ये लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्हाट इज फ्री कंपोजिशन,
तो यहाँ पे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, हमने तो पोर्टफोलियो का देखा था। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, रिफाइन द टर्म फॉरेन लैंग्वेज। आप जानती हैं फॉरेन लैंग्वेज तो टर्म आपने पढ़ा ही है। मैंने जो छोटे क्वेश्चन थे सभी के आंसर्स दे दिए हैं। हम बाकी देख लेते हैं जो और क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट ए नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल वर्क। तो ओरल वर्क हम जब बोल के करते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपसे पूछा गया है। कोई भी एक दो इंपॉर्टेंस, जब 2 नंबर के काम हैं आपके 2 नंबर के मार्क्स दिए जाते हैं तो दो कम से कम आप इंपॉर्टेंस या दो भी जो भी पॉइंट होते हैं दो कम से कम पॉइंट लिखने हैं आपको। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वैकेबलरी। तो एक्टिव वैकेबलरी से आप क्या समझते हैं ये बता देना है। पैसिव भी पूछ सकता था। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री कंपोजिशन। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, देखिए फ्री कंपोजिशन पूछा गया है। इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा था गाइडेड कंपोजिशन, आपने अभी अभी पढ़ा था। देखिए यहाँ पर जो है गाइडेड कंपोजिशन, ठीक है ना। तो इसमें तो एक्सरसाइजेस पूछे थे और यहाँ पे सीधा क्या पूछा कि फ्री कंपोजिशन होता क्या है, ठीक है। इसके बाद में राइट द टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ एवोल्यूशन। टूल्स ऑफ एवोल्यूशन आपको कराया गया था, पहले भी करवाया गया था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी आपके थोड़े से जो है सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। राइट डाउन द एम्स ऑफ एवोल्यूशन। एम्स ऑफ एवोल्यूशन तो आप अच्छी तरह से लिख चुके होंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। सभी को मैंने हिंदी में भी कराया था। एम्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लक्ष्य क्या हैं, एवोल्यूशन के टूल्स क्या हैं, ये सारा हमने जो मूल्यांकन के जो टूल है और मूल्यांकन के जो लक्ष्य हैं, ये सारी चीज़ें हमने हिंदी में भी डिस्कस करी थी, इंग्लिश में भी डिस्कस करी थी। व्हाट इज मोटिवेशन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन। और पार्ट में पूछेगा डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर जो है आपका मोटिवेशन का प्रिंसिपल पूछ लिया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग पोएट्री। ठीक है, आपको टीचिंग पोएट्री जो है, पोएट्री, सॉरी मेरा आंख ही खराब हो गया, पोएट्री है, सॉरी माय मिस्टेक। इंपॉर्टेंट बताना है आपको टीचिंग पोएट्री का। जो भी कविता पढ़ाते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने ये इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में ही बताया था आपको, है ना। तो क्या ज़्यादातर चीज़ें तो आपके फर्स्ट ईयर से ही उठा दी गई हैं। फर्स्ट ईयर का जो चीज़ें मैंने दी थी ना, सबसे ज़्यादा सेकंड ईयर में पूछी गई हैं। मतलब सेकंड ईयर में पूछी गई है का मतलब कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। इसके बाद में हाउ कैन ए टीचर मेक टीचिंग प्रोज इफेक्टिव। तो टीचिंग जो प्रोज बना पढ़ाते हैं उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से जो है टीचर जो है उसको पढ़ा सकता है, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब एनी टू इंक्लूसिव पॉइंट इन एनसीएफ 2005 ऑन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन में जो एनसीएफ के कंट्रीब्यूशन है उसमें आपको बताना है टू इंक्लूसिव पॉइंट कौन कौन से हैं। तो आपका अभी अभी हमने देखा 3.1.1 है और आपका 1.2 है, 3.1 पॉइंट आपका 3 है। इस तरह से बहुत सारे हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे इसीलिए तो थे, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन के लिए तो सारे एनसीएफ काम कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट आप लिख सकते थे। और नरेट व्हाट एनसीएफ 2005 सेज अबाउट मदर टंग एजुकेशन। तो ये भी मैंने अभी बताया कौन से में लिखा गया। रिक्त स्थान में मैंने बताया कि आपको जो है मदर टंग के लिए फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है उसमें उसने क्या भूमिका निभाई है, तो वो भी आपको रिक्त स्थान में लिखा है। तो उसी को लिख सकते थे, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते तो आपका आंसर बन जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, मदर टंग के लिए। और अभी अभी हमने कहा बात का फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है मदर टंग होती है। फिलिप्स में आया था, मैंने अभी अभी बताया आपको फर्स्ट लैंग्वेज। तो इसमें इसने बता दिया कि चैप्टर जो है 3.1.2 ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड विद द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग। ठीक है ना। इसी को फिर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते तो आपका तो वो देखते ही चैप्टर नंबर लिख दिया आपने तो एग्जामिनर क्या फटाफट मार्क्स दे देता है। तो ये सब कुछ आपको पेपर में बहुत सारी हेल्प मिली थी, पेपर को आपको समझ लेना था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग के क्या क्या क्वालिटीज है, करवाया हुआ है मेरा। बैड मैंने ये भी लिखा था कि गुड हैंड राइटिंग की क्या क्वालिटीज़ है, बैड राइटिंग के रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हैंड राइटिंग। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने कराए थे। इसके बाद जो है आपका राइट मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो आपको जो है लाभ और हानियाँ दोनों चीज़ें लिखनी है स्ट्रक्चरल अप्रोच की। डिस्कस द एम्स, लक्ष्य या उद्देश्य बताने हैं कम्युनिकेशन अप्रोच के। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला राइट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। जो रीडिंग स्किल है इसको अगर डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए एक आपको नोट्स लिखने
लिखना है, यानी छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद में डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग, तो कौन कौन से रीडिंग होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना था। इसके बाद जो है आपसे डिस्कस एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, तो एनसीएफ के कोई भी 4 प्रिंसिपल जो है सिद्धांत आपको डिस्कस कर देने थे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ का क्या इंपॉर्टेंस है आप पूरा बता सकते हैं। एनसीएफ जानते हो शिक्षा को प्रेरित करने के लिए, शिक्षा को अच्छी तरीके से हर लेवल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य आप जानते हैं शिक्षा के प्रति ही था, और उसमें ही आप इसको डिस्कस कर देते इसके 4 पॉइंट को इंपॉर्टेंस में। इसके बाद में डिस्कस द मेजर्स टू इंप्रूव हैंड राइटिंग, अभी मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि इंप्रूव कैसे करते हैं हैंड राइटिंग, ये भी क्वेश्चन कराया था। राइट ए नोट ऑन फ्री कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन पे एक छोटा सा पैराग्राफ आपको बनाना है, और टाइप्स भी जो है फ्री कंपोजिशन के आपको बताने हैं। इसके बाद में जो है राइट नोट ऑन कंस्ट्रक्टिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म में आपको जो है एक छोटा सा नोट्स लिखना है। इसके बाद में राइट ए नोट ऑन लर्निंग, एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी, एएलएम पे, एएलएम जानते ही आप हमेशा से पूछा जाता है, तो एएलएम आपको पढ़ना ही था। इसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग जो आप करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, तो मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर बताने हैं कि कौन कौन से मेथड जो है टीचिंग के, ग्रामर टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब देम, और उनको जो है आप जो संक्षिप्त में उसको डिस्क्राइब भी करना था। 20वां जो अंतिम प्रश्न है, राइट ए नोट ऑन द पोजिशन पेपर NCF 05 on the teaching of language English in DLED course, और ऑप्शन में भी आपसे पूछा गया, अगर आपको ये पेपर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसके नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज चैप्टर 3.1.1 ऑफ NCF 05 सेज अबाउट लैंग्वेज एजुकेशन डिस्कस, तो इसमें जो है सीधा सीधा इसने बोला था 3.1.1 में कि ये लैंग्वेज एजुकेशन के लिए, सबसे पहला पॉइंट जो है लैंग्वेज एजुकेशन यानी भाषा शिक्षा के लिए है, और इसका प्राइमरी एम जो है वो है प्रमोट करना मल्टीलैंग्वेजिज्म को एंड नेशनल हार्मोनी को, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बहुभाषावाद और साथ ही साथ राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो है इसका एम था। अब इसको आप डिस्क्राइब कर सकते थे अपने वर्ड्स में, केवल ये मेन पॉइंट लिखने के बाद में आप डिस्क्राइब कर सकते थे अपने वर्ड्स में भी, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते। तो ये चीज़ जो मेन चीज़ है, मेन की पॉइंट ही लिखना मेन होता है। एग्जामिनर केवल की पॉइंट को ही देखता है, उसके पास इतना समय नहीं रहता कि आपने क्या रामायण लिखी है, और ना ही सबकी रामायण पढ़ने लायक होती है और ना ही अच्छी राइटिंग होती है, तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। तो ये दिक्कत होती है, और एग्जामिनर हमेशा मैक्सिमम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो पॉइंट को ही देख करके क्वेश्चन को केवल ऊपरी से स्कीमिंग कर लेते हैं। स्कीमिंग करके वो मेन पॉइंट ढूंढते हैं कि इस बच्चे ने वो मेन पॉइंट लिखा है नहीं लिखा, बस उसके हिसाब से वो नंबर दे देते हैं। उनको मेन पॉइंट दिखना चाहिए, वो नंबर दे देंगे फटाफट। ठीक है, तो ये सब है आपके क्वेश्चन को सही करने का तरीका, और मैंने जो आंसर्स बताए मैच करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।